आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बिगर मेथड पढ़ेंगे। इस मेथड का दूसरा नाम होता है चांस पेनाल्टी मेथड। ठीक है, सिंपलेक्स मेथड में आपने पढ़ा था। सिंपलेक्स मेथड हमारा तभी एप्लीकेबल होता है जब हमें जितने भी कंस्ट्रेंट क्वेश्चन में दिए होते हैं वो सब लेस देन इक्वल टू के हो और राइट हैंड साइड हमारी कैसी हो, पॉजिटिव हो। बट अगर हमारे सारे कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू के नहीं होते हैं और राइट हैंड साइड हमारी पॉजिटिव होती है, ठीक है, जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट तो लेस देन इक्वल टू का है बट सेकंड कंस्ट्रेंट किसका है, ग्रेटर देन इक्वल टू का है और राइट हैंड साइड हमारी दोनों पॉजिटिव है। तो ऐसे केसेस में सिंपलेक्स लगकर कौन सा मेथड लगता है, हमारा बिगर मेथड लगता है। ठीक है, तो अब बिगर मेथड से क्वेश्चन हमने सॉल्व करने जा रहे हैं। ये हमने क्वेश्चन कंसीडर करा है मैक्स z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2, 3x1 plus 4x2 greater than equal to 12 and x1 comma x2 greater than equal to 0। ठीक, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दी हुई एलपीपी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो हमारा मैक्सिमाइजेशन में होना चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी हमारा फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में है तो ये हमारा एज इट इज रहेगा मैक्स z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2। ठीक, अब हमें इन कंस्ट्रेंट्स को यानी कि इनइक्वालिटीज को इक्वलिटी में कन्वर्ट करना होता है। कैसे करते हैं कन्वर्ट हम, जब हमारे क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन को हमें इक्वल टू बनाना होता है। इक्वल टू बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल जोड़ते हैं s1 और इसको बोलते हैं सिलेक्ट वेरिएबल। तो सिलेक्ट वेरिएबल हमारी लेस देन इक्वल टू की कंडीशन को इक्वल टू में कन्वर्ट कर देता है। अगर हमारे कंस्ट्रेंट में ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन है वो या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो ऐसे केस को इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक आता है सरप्लस वेरिएबल या आप उसको कह सकते हो नेगेटिव स्लैक वेरिएबल। ठीक है, यानी कि एक वेरिएबल हमें माइनस करना पड़ता है और उसके साथ में एक और वेरिएबल आता है दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो ये s2 हो गया हमारा सरप्लस वेरिएबल और a1 हो गया हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक, अब हमारे क्वेश्चन में टोटल कितने वेरिएबल हो गए, x1 x2 s1 s2 a1 ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो वेरिएबल्स हमने s1 और s2 अपनी मर्जी से यहाँ पर इंक्लूड किए हैं उनको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में विद 0 कोफिशिएंट हम ऐड कर देते हैं और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है वो आता है विद -m कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल का ये जो कोफिशिएंट है m, इसी को हम क्या बोलते हैं, बिग M। बिग M इज नॉट कि m का साइज जो है वो बहुत बड़ा है, बिग M मींस कि जो m क्वांटिटी है दैट इज वेरी लार्ज। ठीक, तो ये हमने क्या करा, पहले अपनी दी हुई एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको सिंपलेक्स टेबल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो सिंपलेक्स टेबल में हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, सबसे पहले होता है CB, देन BV, देन XB। उसके बाद क्वेश्चन में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो सब हम लिख देते हैं, यानी कि x1 x2 s1 s2 a1 और लास्ट में होता है हमारा मिनिमम रेशियो। ठीक, xb के ऊपर एक होता है हमारा cj। ठीक, सबसे पहले हम बेसिक वेरिएबल का कॉलम भरते हैं। बेसिक वेरिएबल में वो वेरिएबल्स आते हैं जो हमने अपनी मर्जी से ऐड करे हैं। ऐड हमने यहाँ पर दो वेरिएबल करे हैं, एक s1 और एक a1। s2 भी आया है लेकिन वो भी नेगेटिव साइन आया है, यानी हमने उसे ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो सिर्फ वही वेरिएबल बेसिक वेरिएबल में आते हैं जो ऐड करें। तो यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल आएंगे, एक s1 और एक a1। cb में हम क्या करते हैं, पहले हम cj को फिल करते हैं। cj में हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबके कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक, तो x1 का कोफिशिएंट है 3, x1 का कोफिशिएंट हो गया 3, x2 का कोफिशिएंट है 2, s1 s2 के कोफिशिएंट्स हैं 0 और आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोफिशिएंट है हमारा -m। यहां पर अगेन हम क्या करते हैं, बेसिक वेरिएबल में जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। s1 का कोफिशिएंट है 0 और a1 का कोफिशिएंट है -m, तो ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया -m। xb में क्या होता है, xb में हमारे जो इक्वेशंस होती है उनके राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज या कांस्टेंट होते हैं वो आते हैं, यानी कि 2 and 12। अब यहां पर आप क्या फिल करते हो, हमने ये जो इक्वेशंस बनाई है इनके लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स हमें यहां पर लिखने होते हैं। तो पहले वाले में अगर आप चेक करो तो x1 का कोफिशिएंट है 2, x2 का कोफिशिएंट है 1, s1 का कोफिशिएंट है 1 और बाकी दोनों वेरिएबल्स एब्सेंट हैं इसलिए उनके कोफिशिएंट हो गए 0।
सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो उसमें x1 का कोफिशिएंट कितना है 3, x2 का कोफिशिएंट है 4, s2 का कोफिशिएंट है -1 और a1 का कोफिशिएंट है 1। उसमें s1 नहीं है इसलिए उसका कोफिशिएंट कितना हो गया 0 हो गया। xb के नीचे यहां पर होता है डेल्टा j जिसको हम बोलते हैं नेट इवैल्यूएशन। ठीक, अब हमें क्या करना होता है, हमें एक कॉलम और एक रो को सिलेक्ट करना होता है। जिस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं उसका वेरिएबल हमारा कहलाता है इनकमिंग वेक्टर और जिस रो को हम सिलेक्ट करते हैं उसका वेरिएबल कहलाता है आउटगोइंग वेक्टर। इसके लिए हमें डेल्टा जे और मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। डेल्टा जे कैसे कैलकुलेट होता है, जिस वेरिएबल के लिए डेल्टा जे चाहिए उसके कोफिशिएंट्स को सीबी से मल्टीप्लाई करो, जो भी रिजल्ट आए उस रिजल्ट को ऊपर सीजे की वैल्यू में से सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू माइनस एम माइनस 3m। टोटल ओवरऑल जब आप सॉल्व करोगे 0 और -3m को तो मिलेगा -3m। -3m को जब ऊपर वाली वैल्यू सीजे में से 3 में से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 3m प्लस 3। इसी तरीके से दूसरे वेरिएबल के कोफिशिएंट को सीबी से मल्टीप्लाई करो 0 इंटू 1 0 और -m इंटू 4 -4m। टोटल क्या हो गया -4m। -4m को जब हमने 2 में से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बन गया 4m प्लस 2। यहां पर अगर हम देखें थर्ड वेरिएबल के लिए तो 0 इंटू 1 0 और -m इंटू 0 0। टोटल हो गया 0, 0 को 0 में से माइनस किया 0 आ गया। फिर 0 इंटू 0 0 -m इंटू -1 हो गया प्लस m, -m इंटू -1 हो गया प्लस m। उस टोटल वैल्यू हो गई हमारी प्लस m। प्लस m को जब 0 में से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया -m। अगेन 0 इंटू 0 0 और -m इंटू 1 -m। -m को जब -m में से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला 0 मिल गया। अब डेल्टा जे में हमें उस वैल्यू को सिलेक्ट करना होता है जो मोस्ट पॉजिटिव है। अभी आपको बताया था कि जो m है वो कैसी लार्ज क्वांटिटी है। तो यहां पर देखिए, यहां पर 3m है और यहां पर 4m है। यहाँ 0, यहाँ -m और ये 0। तो ये वैल्यूज तो हमारी 0 नेगेटिव है, ये दो वैल्यूज हमारी पॉजिटिव है। दोनों में से मोस्ट पॉजिटिव कौन हुआ, ऑब्वियसली 4m हमारा पॉजिटिव हुआ। तो हम इसके कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम मिनिमम रेशियो निकालेंगे। मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला होता है आप xv को डिवाइड करिए उस कॉलम से जो सिलेक्ट हुआ है, यानी कि 2/1 इज 2 एंड 12/4 इज 3। यहां पर हमें मिनिमम रेशियो चाहिए होता है, यानी दोनों में से मिनिमम वैल्यू वो क्या है हमारी 2। जो भी वैल्यू मिनिमम होती है हम उसकी रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारी रो सिलेक्ट कौन सी हो गई, ये वाली रो को हमने सिलेक्ट कर दिया। अब जिस कॉलम और रो को हम सिलेक्ट करते हैं वो एक जगह कट करते हैं, उस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं की एलिमेंट। तो की एलिमेंट हो गया हमारा 1। जो कॉलम सेलेक्ट होता है उसका वेरिएबल यानी कि x2 वो हो गया हमारा इनकमिंग वेक्टर, और जो रो सेलेक्ट हुई है उसका वेरिएबल s1 वो हो गया हमारा आउटगोइंग वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार बेसिक वेरिएबल में से s1 वेरिएबल तो बाहर निकल जाएगा और जिसका कॉलम सेलेक्ट हुआ x2 वो वेरिएबल उसकी जगह पर आ जाएगा। तो अब हमारी जो नेक्स्ट टेबल होगी उसमें s1 तो हट जाएगा और x2 उसकी जगह ले लेगा, यानी कि यहां पर आ गया x2 और a1 हमारा जैसा था वो एज इट इज रहा। यहां पर CB में आप इनके कोफिशिएंट लिखते हो, x2 का कोफिशिएंट है 2 और a1 का कोफिशिएंट है -m। ठीक, अब हमें क्या करना होगा, हमें की एलिमेंट आया है 1 और इसको 1 ही बनाना होता है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं करना है। इट मींस आप पूरी रो को एज इट इज लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ पर 1 के अलावा कोई वैल्यू होती है तो आप उसी वैल्यू से डिवाइड कर कर की एलिमेंट को 1 बनाते हैं। ठीक, की एलिमेंट तो 1 हो गया और उसके कॉलम के जितने एलिमेंट्स होते हैं ये सब 0 होने चाहिए। तो हमने यहां पर भी सारे एलिमेंट्स 0 कर दिए। यहां पर हमें डेल्टा जे लिखना था वो हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक, की एलिमेंट 1 हो गया, उसके कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो गए। अब कैलकुलेशन कम करने का तरीका होता है, चेक करो कि सिलेक्टेड रो और सिलेक्टेड कॉलम में कहीं 0 तो नहीं है। सिलेक्टेड रो में 2 जगह 0 है। अगर रो में हमारे पास 0 मिलता है तो हम उनके कॉलम्स की वैल्यूज को सेम एज इट इज उतार देते हैं, क्योंकि सॉल्व करने के बाद भी उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हमारी कैलकुलेशंस को रिड्यूस कर देता है। अब सिर्फ कुछ वैल्यूज बची हैं जो हमें कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट होती हैं, अगर हम बात करते हैं इस पोजीशन की, तो इस पोजीशन पर पहले क्या लिखा है 12 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे किसको, उसके सामने सिलेक्टेड रो और सिलेक्टेड कॉलम में जो दोनों वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करो 2 into 4 और उस मल्टीप्लिकेशन को की एलिमेंट यानी कि 1 से डिवाइड कर दो। तो जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो हो जाएगा 12 - 8 यानी कि 4। ठीक, इसी तरीके से अगर हम बात करें इस पोजीशन की, तो इस पोजीशन पर पहले क्या लिखा है 3 उसमें से सब्ट्रैक्ट करो, उसके सामने सिलेक्टेड रो और कॉलम में जो दोनों एलिमेंट है मल्टीप्लाई करो 2 4 8
और उस मल्टीप्लीकेशन को की एलिमेंट यानी कि 1 से हमने डिवाइड कर दिया। तो क्या मिलेगा ये सॉल्व करके? -5। यहां पर एलिमेंट चाहिए, यहां पहले क्या लिखा है 0, उसमें से सब्ट्रैक्ट करो, उसके सामने सेलेक्टेड रो और सेलेक्टेड कॉलम में जो दोनों एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लाई करो, 1 × 4 4, और की एलिमेंट से उस मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करते हैं। की एलिमेंट कितना है? 1। सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा? -4। इसी तरीके से अगर हम चेक देखें तो अब हमारे पास यहां पर हमें एलिमेंट चाहिए, यहां पहले क्या लिखा है 3m + 3, 3m + 3, उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे क्या? उसके सामने सिलेक्टेड रो और कॉलम में जो लिखा है उनकी मल्टीप्लाई करो। 2 की मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो ये हो जाएगा हमारा 8m + 4, और उस मल्टीप्लिकेशन को आप की एलिमेंट यानी कि 1 से डिवाइड करोगे। अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ब्रैकेट ओपन करके तो ये आपको मिल जाएगा -5m और -1, यानी कि वैल्यू हो गई नेगेटिव। इस पोजीशन पर हमें और वैल्यू चाहिए, यहां पहले क्या लिखा है 0, उसमें से सब्ट्रैक्ट करो, उसके सामने सेलेक्टेड रो और सेलेक्टेड कॉलम में जो दोनों वैल्यूज है उनकी मल्टीप्लाई करो। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? 4m + 2, और उस मल्टीप्लिकेशन को की एलिमेंट यानी 1 से डिवाइड करा। तो सॉल्व करके क्या मिलेगा? -4m -2, क्योंकि जब हम माइनस ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो दोनों वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये हमने क्या करा, सारी की सारी टेबल की वैल्यूज कैलकुलेट कर दी। अब हमें आगे नेक्स्ट टेबल बनानी है, आगे प्रोसीड करना है। कैसे पता चलता है? आपको चेक करना है कि अगर डेल्टा जे की सारी वैल्यूज 0 या नेगेटिव हो गई तो हमें सॉल्यूशन मिल गया, आगे प्रोसीड नहीं करना है, अदरवाइज प्रोसीड करना होगा, नेक्स्ट टेबल बनेगी। तो यहां पर आप चेक करो डेल्टा जे में ये वैल्यू नेगेटिव हो गई क्योंकि -5m, m बहुत लार्ज क्वांटिटी है तो ये वैल्यू पूरी नेगेटिव हो गई। ये 0, ये नेगेटिव और ये 0 हो गया। तो क्योंकि हमारे सारे के सारे डेल्टा जेस की वैल्यूज कैसी आ गई? <= 0 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्टिमलिटी होल्ड हो गई, ऑप्टिमलिटी होल्ड हो गई, यानी कि अब आगे सॉल्यूशन में फर्दर इंप्रूवमेंट्स पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो हमारा जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा वो कहां से मिलता है हमें? ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमें मिलता है यहां से। यहां से हमें वेरिएबल्स की वैल्यू मिलती है जो हमें क्वेश्चन में दिए होते हैं। x2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2, x2 हो गया हमारा 2, और इस टेबल में x1 नहीं है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो जो वेरिएबल यहाँ पर एब्सेंट होता है a1 है, a1 से हमारा मतलब नहीं है, हमें उसको कैलकुलेट नहीं करना होता। जो वेरिएबल हमें क्वेश्चन में दिया था x1 वो यहाँ पर एब्सेंट है, तो जो वेरिएबल नहीं होता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। अब आप इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू कहाँ रखोगे? दिए हुए क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था हमारा मैक्स z, उसमें रख देंगे। तो मैक्स z हमारा कितना हो जाएगा? x1 की जगह पे 0 रख दो और x2 की जगह पर 2 रख दो, तो सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा? 4। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का यूजिंग बिग एम मेथड। थैंक यू।